हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे। दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम फिर से घटना चक्र पूर्वावलोकन जो कि 2025 का एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है, भारतीय इतिहास के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड क्लास लेके आ गए हैं। पहली क्लास में आपने भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था। लगभग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो रही होगी। इस क्लास में दोस्तों हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में किस प्रकार का रिलेशन रहा उस समय। ठीक है, किस प्रकार बंगाल के नवाब से ईस्ट इंडिया कंपनी का कभी दोस्ती होता था, कभी युद्ध होता था। ठीक है, और इन्होंने किस प्रकार बंगाल के नवाब का जो सिस्टम था वो धीरे धीरे खत्म कर दिया और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही बंगाल के गवर्नर बनने लगे। फिर आगे चलकर आप देखें कि वही बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बने, फिर वही आपको भारत के गवर्नर जनरल बनने लगे, फिर वायसराय, और आखिरकार में आकर 1947 में भारत आजाद होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम आजादी तक बढ़ेंगे। पहले हम आज जो पढ़ने वाले हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, दूसरा क्लास है। अगर पहला क्लास नहीं देखा हो तो प्लीज पहले पहला क्लास देख लीजिए। पहले क्लास में एक चीज है कि वहां पर आपको कोई नोट्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन सेकंड क्लास में आपको विद हैंड रिटेन नोट्स, दोस्तों हैंड रिटेन नोट्स बहुत ही काम की चीज होती है। अगर आपने मेरा ज्योग्राफी या पॉलिटी का हैंड रिटेन नोट्स वाला वीडियो देखा होगा तो विद नोट्स में क्वेश्चन कराता हूं और यहाँ भी विद नोट्स आपको क्वेश्चन कराऊंगा। नोट्स से काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी होती है, कई लोगों के मैंने यूट्यूब पर खुद वीडियो देखे कि 5-6 घंटे में पूरी बुक खत्म कर देते हैं वो लोग, लेकिन मेरे से तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे नोट्स भी कराना है, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी जो बुक का है उसको भी दिखाना है, और उसके अलावे क्वेश्चन तो कराना ही है। ठीक है, और आप मेरी हैंड रिटेन नोट्स देखोगे तो ऐसा नहीं है कि केवल घटना चक्र में जो भी नोट्स में लिखा है वही मैंने लिखा है, उसके अलावे 2-3 और भी जो काफी अच्छी किताबें हैं उससे मैंने हेल्प लिया है और उसके डाटा को भी मैंने यूज किया है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप कि आप वीडियो को पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो द जीएस सॉल्वर को ऐसे और वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। दोस्त जितने लोग देखें, एक चीज ध्यान के रखिए कि कम से कम एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना है। ठीक है, अगर वीडियो से 1% भी फायदा है तो एटलीस्ट आप कम से कम एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे और नोट्स पहले बताता हूं आपको, फिर आएंगे हम क्वेश्चन। देखिए दोस्त, सबसे पहले हमें देखना है आज का जो टॉपिक है अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आप देखेंगे मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था। आपको पता होगा कि पहले मुगल सम्राट द्वारा जब मुगलों का शासन चलता था, दिल्ली में वो लोग बैठ के राज करते थे, राजधानी दिल्ली थी मुगलों की। और उस समय मुगल के द्वारा ही जो भी मुगल शासक होते थे उनके द्वारा बंगाल का नवाब घोषित किया जाता था। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, अगर पूछा जाए तो उत्तर होगा मुर्शीद कुली खां। ध्यान दीजिएगा कि मुर्शीद कुली खां जो थे, ये 1717 में नवाब बनते हैं। किसके द्वारा नवाब बनाया गया था इनको? मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने इनको नवाब बनाया था और ये 1717 से 1727 तक बंगाल के नवाब थे। ठीक है, तो जो अंतिम बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था जो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था, वो मुर्शीद कुली खां फर्रुखसियर मुगल सम्राट थे उस समय। मुर्शीद कुली खां के बारे में और एक दो चीजें जरूर याद रखिए आप। जैसे सबसे पहला कि भूमि बंदोबस्त में इसने इजारा व्यवस्था का प्रारंभ किया था। इजारा व्यवस्था क्या था? बेसिकली यह ठेके पर जो भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था थी वो थी। यानी कि जैसे पहले भू राजस्व वसूलने के काम आपने देखा होगा, स्थायी बंदोबस्त पढ़ा होगा, या रैयतवारी आपने पढ़ा होगा, महालवारी पढ़ा होगा, उसी टाइप से इजारा व्यवस्था था। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आगे जरूर देखने को मिलेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे बने रहिए, आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इजारा व्यवस्था अगर कोई पूछे कि क्या है, तो यह ठेके पर यानी कि भू राजस्व, भूमि का जमीन से संबंधित जो भी टैक्स वसूलना था वो डायरेक्ट ये नवाब नहीं वसूल करके ये किसी व्यक्ति को ये ठेका पर दे देंगे काम, कि भाई आपका काम है, आप जाके वसूल के लाके हमको दीजिए। और उसमें या तो उस व्यक्ति को भू राजस्व या फिर भू कर का छूट दे दिया जाएगा या फिर उसको कुछ परसेंटेज उसमें मिलता होगा। ऐसे ही किसानों को ऋण देने के लिए एक तकाबी ऋण नामक इन्होंने व्यवस्था शुरू किया, जिसमें क्या होता था, खेती करने के लिए अग्रिम कर्ज दिया जाता था।
ठीक है, यानी कि ठीक है आपको पहले ही कर्ज दे देते हैं, उसके बाद आप खेती कीजिए। तो तकाबी ऋण और इजारा व्यवस्था मुर्शीद कुली खां के द्वारा दो ऐसा व्यवस्था शुरू किया गया था जो आपको याद रखना है। इसके अलावे आप देखेंगे कि मुर्शीद कुली खां ने एक और काम किया। पहले बंगाल की राजधानी ढाका होती थी, लेकिन वहां से राजधानी बदल के मकसूदाबाद कर दिया और मकसूदाबाद का नाम भी बदल दिया और अपने नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, मुर्शिदाबाद। मुर्शिद से नाम हो गया मुर्शिदाबाद, मकसूदाबाद पुराना नाम था। ऐसा करने का कारण क्या था, औरंगजेब का जो पोता था अजीमुशान, इससे इनको मतभेद चलता था और इनको डर था कि भाई राजधानी पे कभी भी ये आक्रमण कर सकते हैं या कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए इसने क्या किया कि अपनी राजधानी ही बदल डाली और ढाका से बदल के उसको मुर्शिदाबाद कर दिया। ठीक है, आखिरी में आप देखेंगे कि 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इसका दामाद सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, दामाद कौन है, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, यह बंगाल का नवाब बनता है। अब बात कर लेते हैं हम सुजाउद्दीन मोहम्मद खां के बारे में। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या क्या इसकी प्रमुख चीजें हैं। आप देखेंगे दोस्त, 1727 में चूंकि मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है, इसलिए उसका दामाद सुजाउद्दीन मोहम्मद खां बंगाल का नवाब बनता है। और ये अपने आप बनता है, यहाँ पर देखें कि कोई भी यहाँ पर मुगल सम्राट इनको नियुक्त नहीं किया गया है मुगल सम्राट द्वारा। ठीक है, तो अंतिम जो मुगल सम्राट द्वारा चुना गया सूबेदार था या जो नवाब थे बंगाल के, वो थे मुर्शीद कुली खां। और सुजाउद्दीन मोहम्मद खां उसका दामाद था जो 1727 में यहाँ का नवाब बना। ठीक है, अब 1733 की बात करते हैं। वर्ष 1733 में बिहार पर आक्रमण होने के बाद बिहार इनके अधीन आ जाता है, यानी कि सुजाउद्दीन मोहम्मद खां जो था यह बिहार पर अपना आक्रमण कर लेता है। लेकिन है क्या, चूंकि यह राजधानी में बैठा होता है, राजधानी का मतलब कि मुर्शिदाबाद में बैठ करके और अपना सभी जगह शासन चलाता है। बिहार चूंकि दूरी पर है, तो बिहार में अपना एक सूबेदार या फिर कोई ना कोई व्यक्ति अपनी तरफ से एक राज्यपाल के तौर पर, गवर्नर के तौर पर या सूबेदार के तौर पर नियुक्त करना पड़ेगा, ताकि वहां का शासन प्रशासन चल सके। जैसे आप देखेंगे कि राज्य में ही अगर बिहार सरकार की ही बात करो, तो केवल जो सरकार है वह बैठ के हर एक जगह प्रशासन नहीं चला सकता है। जिला में डिवाइड किया गया है राज्य को, हर एक जिला में डीएम को बैठाया गया है और डीएम साहब जो है वो वहां के प्रशासनिक कार्य अकेले वो भी नहीं देखते हैं। उसके बाद ब्लॉक है, पंचायत है, तो इसी तरीके से पहले भी व्यवस्था थी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बिहार में इसने अपना व्यक्ति एक, यानी कि अपना एक आदमी अलीवर्दी खां को नियुक्त किया सूबेदार के पद पर। ठीक है, यानी कि प्रशासन चलाना, वहां पर टैक्स वसूलना, ये सब काम सब सौंप दिया किसको, अलीवर्दी खां को। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, सुजाउद्दीन द्वारा। ठीक है, तो अलीवर्दी खां जो है वो 1733 में बिहार का नवाब बोल रहा हूँ, सूबेदार बनता है। और फिर इसने इसने का मतलब कौन, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, ठीक है, जो अभी नवाब है बंगाल का। इसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों को मिला करके बंगाल प्रांत की व्यवस्था की, यानी कि स्थापना की। तो बंगाल प्रांत की स्थापना किसने की अगर पूछे तो आंसर होगा क्या, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। ठीक है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये अलग अलग उस समय प्रांत थे, लेकिन इनको मिलाकर एकल प्रांत बनाया, कौन सा, बंगाल प्रांत। आई होप कि आप बात समझ पा रहे होंगे। कहीं भी समझने में कोई परेशानी हो आप निश्चित तौर पर कमेंट कर सकते हैं, और परेशानी न हो तो कमेंट फिर भी कीजिए। ठीक है, अगला है 1739 में क्या हुआ। अब देखिए, 33 में बिहार पर आक्रमण हुआ, फिर 39 में लगभग 6 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु भाई, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां की, यानी कि नवाब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नवाब के जो पुत्र थे उस समय सरफराज खां, ये बंगाल के सूबेदार बनते हैं। ठीक है, सरफराज खां जो कि नवाब यानी कि सुजाउद्दीन मोहम्मद खां का पुत्र था, वो बनता है अब बंगाल का सूबेदार। अब देखिए, सरफराज खां 1739 में जब मृत्यु हुआ सुजाउद्दीन का, तब बंगाल का सूबेदार बना, सुजाउद्दीन का पुत्र था यह। उपाधि क्या धारण किया इसने, आलम उद दौला हैदर जंग, उपाधि था इनका आलम उद दौला हैदर जंग। और इसको हत्यारा नवाब के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसकी हत्या दूसरे किसी ने कर दी, लेकिन फिर भी इसका नाम ही हत्यारा नवाब है, ये याद रखिए। इसका प्रमुख जो इसके टाइम का याद रखने वाला चीज है वो है गिरिया का युद्ध, जो कि 1740 में लड़ा गया। देखिए, 39 में ये नवाब ही बना और अगले साल यानी ठीक 1740 में क्या होता है, गिरिया का युद्ध होता है। गिरिया बेसिकली स्थान का नाम है जहां पर युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके विरुद्ध होता है, सरफराज खां जो कि फिलहाल नवाब है बंगाल का, और अलीवर्दी खां जो कि बिहार का नायब सूबेदार था, और किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, सुजाउद्दीन के द्वारा। ठीक है, सुजाउद्दीन। ठीक है, अब दोनों में युद्ध होता है और युद्ध में अलीवर्दी जो खां है
इसने सरफराज की मृत्यु यानी कि हत्या कर डालता है यह सरफराज खां का, और सरफराज की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अलीवर्दी खां स्वयं को बंगाल का सूबेदार यानी कि नवाब घोषित कर लेता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो सुजाउद्दीन मोहम्मद खां का पुत्र था सरफराज खां, ये लगभग 1 से 2 साल तक ही शासन में रहते हैं और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी हत्या कर दी जाती है अलीवर्दी खां के द्वारा गिरिया के युद्ध में 1740 में। जबकि अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार किसने नियुक्त किया था? इसी के पिताजी ने, सरफराज खां के पिता सुजाउद्दीन ने ही इसको सूबेदार बनाया था बिहार का। लेकिन फिर भी यह बंगाल का नवाब बनने के चक्कर में क्या करता है कि सरफराज खां की हत्या कर देता है गिरिया के युद्ध में। फिर आप देखेंगे अब अलीवर्दी खां स्वयं कौन बनता है? नवाब बनता है बंगाल। अब आप देखें कि 1740 में जब गिरिया के युद्ध में मृत्यु हो जाती है सरफराज खां के, तो उसके बाद अलीवर्दी खां स्वयं को बंगाल का नवाब यानी कि सूबेदार घोषित कर लेता है। और उसके बाद ये क्या करता है, सबसे पहले इसको डर था किससे? मुगलों से। तो इसने मुगल सम्राट जो मोहम्मद शाह उस समय मुगल सम्राट थे उसको 2 करोड़ रुपए देता है और 2 करोड़ रुपए देकर अपना पद अस्थायी बना लेता है, यानी कि मुगलों की टेंशन को खत्म कर देता है कि अब मुगलों से कोई लेना देना नहीं और मुगलों की तरफ से अब किसी भी प्रकार का आक्रमण देखने को बंगाल पर नहीं मिलेगा। ये सोच करके ये 2 करोड़ रुपए खर्च करता है और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को यह 2 करोड़ रुपए भेंट देता है। अब आप देखें कि इसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया है। ठीक है, ऐसे कुछ कार्य इसने किए थे। अलीवर्दी खां ने यूरोपीय लोगों की तुलना किससे की थी? मधुमक्खी के छत्ते से। और क्या कहा था? कथन था इसका अलीवर्दी खां की कि देखो जो यूरोपीय हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसे हैं, यदि आप उन्हें छेड़ोगे तो वो काटेंगे और हो सकता है काट कर मार भी डालें, लेकिन अगर छोड़ दोगे उनको तो वो आपको शहद देंगे। यानी कि मधुमक्खी का छत्ता कैसा रहता है? अगर आप छत्ते पर ईंट पत्थर मारोगे तो सारी मधुमक्खियां मिलकर आपको काट लेंगी और उससे क्या होगा? आपको ही परेशानी होगा। लेकिन अगर आप उनको नहीं छेड़ोगे तो होगा क्या? आप उनको छोड़ दोगे ऐसे ही, तो वो जो शहद बनाती हैं वो आपको भी प्राप्त हो सकता है। तो वही यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते से तुलना की है अलीवर्दी खां ने यूरोपीय लोगों को। ठीक है, अब देखेंगे अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां हैं जो आगे की इतिहास संभालती हैं, अभी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली का नाम जो कि बड़ा ही डेंजर नाम है, घसीटी बेगम। दूसरी थी, नाम अभी नहीं हम यहाँ पर बोलेंगे क्योंकि अभी नाम हमें भी नहीं जानकारी है और नाम कभी पूछा नहीं गया, तो इनका नाम जानने की जरूरत नहीं है। इनका कांड आपको जानना पड़ेगा कि इसने काम क्या किया। घसीटी बेगम जो पहली थी, यह ढाका के नवाब से शादी होता है इनका घसीटी बेगम का, और पुत्र जो होता है उसका नाम रखा जाता है शौकत जंग। नाम में ही जंग है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी लड़की की शादी पूर्णिया के नवाब के साथ होती है और तीसरी की शादी पटना के नवाब के साथ होती है और इसका पुत्र होता है सिराजुद्दौला, बहुत ही डेंजर व्यक्ति। ठीक है, सिराजुद्दौला। तीसरी जिसका विवाह पटना के नवाब के साथ होता है उसका पुत्र है सिराजुद्दौला, और जिसका विवाह ढाका के नवाब से होता है उसका पुत्र है शौकत जंग। अब देखेंगे कि 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। अलीवर्दी खां नवाब कब बना था? 1740 में गिरिया के युद्ध के बाद। ठीक है, तो यह 1756 में इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु से ठीक पहले ये क्या करता है, देखता है कि अब मृत्यु होने वाली है, तो यह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। किसको? सिराजुद्दौला को, जो कि पटना के नवाब का पुत्र था। ठीक है, या फिर उस पुत्री का पुत्र था जिसका विवाह पटना के नवाब के साथ हुआ था। तो यहाँ पर अलीवर्दी खां का समय सीमा समाप्त होता है और आप देखेंगे अब सिराजुद्दौला आएगा। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए सिराजुद्दौला राजा कब बना, तो सिराजुद्दौला 1740 में बंगाल का नवाब बनता है। अब सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से सिराजुद्दौला स्टार्ट हो रहा है, तो हेडिंग लिख लेना चाहिए। सिराजुद्दौला, ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले राजगद्दी पर जब यह बैठता है, कब बैठता है? 1756 में। तो जब यह बैठता है 1756 में राजगद्दी पर, तब इसके 3 प्रमुख शत्रु थे। अब 3 प्रमुख शत्रु कौन कौन हो गए? दो तो इसी के, जैसे कि आप देखेंगे कि इनकी मौसी, मौसी ही बोलेंगे ना, जो भी हो ब्लड रिलेशन आप लगा लेना। पूर्णिया के नवाब से जिनकी शादी हुई थी उसका पुत्र शौकत जंग। अच्छा, मौसी यहीं पर है, घसीटी बेगम। देखिए घसीटी बेगम का पुत्र शौकत जंग अलग शत्रु है।
और इनकी जो मौसी है घसीटी बेगम, ये तो शत्रु है ही, दूसरी और तीसरे अंग्रेज हैं। अंग्रेज भी तो चाहते थे बंगाल पर उस समय अधिकार करना, क्योंकि बंगाल उस समय काफी धनी मनी स्टेट था या फिर प्रांत था। ठीक है, और चूंकि वह तटीय इलाका था बंगाल का, इसलिए वहां से कई प्रकार के व्यापार करना भी संभव था। अब आप देखेंगे सबसे पहले जो युद्ध होता है वो मनीहारी का युद्ध होता है। ठीक है, मनीहारी का युद्ध जो कि अक्टूबर 1756 में होता है सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच। शौकत जंग कौन था? ढाका के नवाब का पुत्र। ठीक है, ढाका के नवाब या फिर घसीटी बेगम का पुत्र। अब इसमें शौकत जंग हार जाता है, आप रिजल्ट देखेंगे, शौकत जंग हार जाता है, घसीटी बेगम बंदी बना ली जाती है और मीर जाफर की जगह मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया जाता है। मीर जाफर सेनापति था, जिसको हटाकर मीर मदान को सेनापति बनाया जाता है। तो ये तो हुआ मनीहारी के युद्ध का परिणाम। ध्यान रखिए कि मनीहारी युद्ध किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच, और ये शासन के पहले वर्ष यानी 1756 में ही हो गया। इसमें शौकत जंग हार जाता है और उसकी जो माता जी होती हैं घसीटी बेगम, इनको अम्मी जान को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, और मीर जाफर को हटा करके, देखो मीर जाफर को हटाने के कई सारे कारण थे, और मीर मदान जो है इसको सेनापति नियुक्त किया जाता है। इसके बाद कलकत्ता पर यह आक्रमण करता है। कलकत्ता पर आक्रमण होता है कब? 15 जून और 1556 में, यानी कि इससे पहले का ही बात है, चूंकि ये अक्टूबर में हुआ था। मनीहारी का युद्ध अक्टूबर 1756 में हुआ था, लेकिन यह जून 1756 का बात है, जब कलकत्ता का गवर्नर जो था रोजर ड्रेक, यह पुल्टा टापू भाग जाता है युद्ध के समय पर। ठीक है, यानी कि सिराजुद्दौला जब कलकत्ता पर आक्रमण करता है 1756 में, तो वहां का जो अंग्रेज अधिकारी था, जो अंग्रेज गवर्नर था रोजर ड्रेक, यह हारने के बाद जब इसकी सेना हार जाती है, तो यह पुल्टा टापू, ये एक टापू का नाम है, वहां भाग जाता है। अब सिराजुद्दौला कलकत्ता पर आक्रमण कर लेता है और कलकत्ता का नाम बदल कर क्या रख देता है? अलीनगर। तो अलीनगर किसका नाम है? अलीनगर दोस्तों कलकत्ता का ही नाम है, याद रखना है आपको। अब देखेंगे मानिक चंद एक व्यक्ति था जिसको किले का, यानी कि कलकत्ता में जो किला था उसका प्रभारी बनाता है, यह किसको? मानिक चंद को। ठीक है, कौन बनाता है मानिक चंद को प्रभारी किले का? सिराजुद्दौला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर काल कोठरी त्रासदी, जिसको ब्लैक होल त्रासदी भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये घटना चक्र में भी पूछा हुआ सवाल है, आप देखेंगे और उसके नोट्स में भी दिखेगा। ब्लैक होल त्रासदी क्या थी? इसको इंग्लिश में ब्लैक होल ही बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक होल, ये डब्लू वाला नहीं है, केवल HOLE, होल, ब्लैक होल की घटना, ऐसे याद रखिए, ब्लैक होल त्रासदी या ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी त्रासदी, ये 20 जून 1756 को हुआ था। अब ये हुआ क्या था और किस प्रकार हुआ था, ये समझ। अब देखिए यह घटना क्या था। सिराजुद्दौला जो था, ये कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के उद्देश्य से वहां क्या करता है? आक्रमण करता है। फोर्ट विलियम था, उस पर अधिकार करने के उद्देश्य से यह आक्रमण करता है। और फोर्ट विलियम में ही एक ऐसा कमरा था, बहुत छोटा कमरा। ठीक है, आप देखेंगे उस समय, मतलब छोटा नहीं था, लेकिन जितने लोगों को उसमें बंदी बनाया गया था उस हिसाब से कमरा छोटा था। कमरे की अगर लंबाई देखोगे तो लेंथ उसकी 18 फीट के करीब थी। ठीक है, अगर चौड़ाई देखोगे तो चौड़ाई उसका लगभग लगभग 14 फीट और 10 इंच था। ठीक है, ये उसकी लंबाई चौड़ाई रही होगी लगभग, या थी। और ये किसके अनुसार मैं बता रहा हूं? ये मैं बता रहा हूं, एक इतिहासकार हैं, जे जेड हॉलवेल। जे जेड हॉलवेल। एक्चुअली में ये इतिहासकार तो उस समय नहीं थे, उस समय जिनको बंदी बनाया गया था उसमें ये भी एक व्यक्ति थे। तो इस लंबाई चौड़ाई का एक छोटा सा कमरा था, जिसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया था सिराजुद्दौला ने। अब इतने छोटे कमरे में, जिसमें खिड़की नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उसमें अगर 146 लोगों को बंद कर दिया जाए, समझिए 150 के करीब लोग हैं, और 24 घंटे तक ये बंद थे। अब 24 घंटे बाद जब कमरा खुलता है, तो उसमें से केवल और केवल 23 लोग ही जीवित बचते हैं, और बाकी सारे लोग दम घुटने की वजह से मर गए थे। ठीक है, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और इसीलिए इसको काल कोठरी त्रासदी या फिर ब्लैक होल की घटना कहा गया है, और ये सिराजुद्दौला के टाइम पर ही हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और ये जो 23 व्यक्ति बचे थे, इसी में से एक व्यक्ति ये हैं, जे जेड हॉलवेल।
तो यही ये कहानी बताते हैं और यह इन्होंने ही यह लिखा है कि काल कोठरी की जो घटना हुई थी उस काल कोठरी की लंबाई तकरीबन 18 फीट और चौड़ाई 14 फीट 10 इंच रही होगी और 24 घंटे बाद 146 लोगों में से केवल और केवल 23 लोग बचे थे। अब बात करते हैं अक्टूबर 1756। अब अक्टूबर 1756 क्यों? क्योंकि देखिए जब ब्लैक होल की घटना हुई विलियम फोर्ट पर भी और कलकत्ता पर दोनों पर ही सिराजुद्दौला का अधिकार हो जाता है। उसके बाद कंपनी मद्रास में, चूंकि मद्रास एक प्रेसिडेंसी थी और वहां पर गवर्नर भी थे, तो कंपनी ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक सेनापति को कलकत्ता में कुछ सेना के साथ भेजा, यानी कुछ सिपाहियों के साथ कलकत्ता भेजा रॉबर्ट क्लाइव को सेनापति बनाकर। ठीक है। हालांकि सेना प्रमुख उस समय एडमिरल वाटसन थे, लेकिन इसके नेतृत्व में सेना को भेजा गया, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को भेजा गया कलकत्ता, किस लिए, सिराजुद्दौला को हराने के लिए। ठीक है, कि सिराजुद्दौला को हराइए और कलकत्ता के साथ बंगाल पर अधिकार करो जल्दी से जल्दी। अब आप देखेंगे आगे चलकर उसके जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके साथ प्लासी का युद्ध होगा, लेकिन उससे पहले आपको अलीनगर का संधि देखना है। देखिए अलीनगर का संधि क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा और मैं ध्यान से समझाऊंगा भी। मैं जानता हूं कि समय आवश्यकता से अधिक लग रहा है, लेकिन आई होप कि आप समझ पा रहे हो। तो देखते हैं यहां पर अलीनगर की संधि। देखिए 9 फरवरी 1757 की बात है। अब 1756 खत्म हो गया। 1756 में प्रमुख कार्यों में मनिहारी का युद्ध आ गया, आपका कलकत्ता पर आक्रमण और विलियम फोर्ट में ब्लैक होल की त्रासदी। ब्लैक होल की त्रासदी का याद, टाइमिंग जरूर याद रखिए, 20 जून 1756, 20। ठीक है। अब देखिए 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला और कंपनी, कंपनी का मतलब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी से है। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में यह संधि होती है, अलीनगर की संधि। अलीनगर यानी कि कलकत्ता, आपको पता है कि कलकत्ता का नाम इसने अलीनगर रखा था। ठीक है। अब देखेंगे कि संधि की प्रमुख चीजें क्या है। सिराजुद्दौला ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा दिया गया सभी व्यापारिक अधिकार प्रदान किया, यानी कि मुगल बादशाह ने जो भी व्यापारिक अधिकार कंपनियों को दिया था। अब आप देखें कि कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा व्यापारिक अधिकार जरूर मिला था, लेकिन बंगाल में चूंकि शासन था सिराजुद्दौला का, तो यहाँ पर सिराजुद्दौला के बिना अनुमति के बंगाल में कैसे कोई कुछ कर लेगा। तो सिराजुद्दौला जो है वह मुगल बादशाह जो जो अधिकार दिए थे कंपनी को व्यापारिक तौर पर, वो सारे अधिकार सिराजुद्दौला भी प्रदान करता है कंपनी को। और अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के ढालने और किले बंदी करने का अधिकार देता है कि ठीक है आप कलकत्ता में रह के सिक्के बनाइए और साथ ही साथ किले बंदी भी आप कर सकते हैं अपने किले की। और इसके एवज में ईआईसी ने क्या किया, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की फैक्ट्रियां वापस कर दी, यानी कि जो लड़ाई के बाद अंग्रेज अपने कब्जे में रख लिए थे सिराजुद्दौला की फैक्ट्रियां, उसको वापस कर देते हैं। और साथ ही साथ 3 लाख रुपया युद्ध के हर्जाने के रूप में कंपनी ने सिराजुद्दौला को दिया। यहां से मैं एक चीज अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, जितना भी मैंने इतिहास पढ़ा है अभी आगे तक, आप देखें कि जब भी संधि होगी तो अगर अंग्रेज हारते हैं तो संधि में बहुत कम रुपया देंगे सामने वाले राजा को, बहुत कम पैसा देंगे। ठीक है। या बहुत ही कम चीजें कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और जब भी ये हारने के कगार पर होते थे तो संधि कर लेते थे और कंप्रोमाइज कर लेते थे। कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज भी करते थे तो पैसा कम देते थे। ठीक है। लेकिन अगर ये जीतते हैं तो पहली बात संधि नहीं करेंगे। अगर संधि कर भी लिए तो पैसा का डिमांड इनका बहुत अधिक होगा, इतना पैसा मांग देंगे कि ये सामने वाला दे नहीं पाए। और जब तक दे पाए तभी तक ये उसको नवाब रहने देंगे, और जैसे ही वो उतना पैसा देने में सक्षम नहीं रहेगा तब उसको हटा दिया जाएगा नवाब की पोस्ट से। तो ऐसा कांड आपको देखने को मिलेगा हमेशा ही, जब भी इनकी जीत होगी और अगर संधि होती है तो ये बहुत से ज्यादा पैसा डिमांड मारेंगे, आप देखिएगा आगे। ठीक है। और सबसे प्रमुख चीज क्या है कि ये अपने संरक्षण में नवाब को रखेंगे। अपने संरक्षण में का मतलब कि जिससे भी संधि करेंगे अगर ये जीत रहे हैं तो बोलेंगे कि ठीक है आपको हम अपने संरक्षण में रखेंगे, हमारे सिपाही जो अंग्रेज सिपाही हैं या हमारी जो सेना है वो आपकी रक्षा करेगी, आप आराम से बस नवाब बनकर बैठे रहो। और इस चक्कर में नवाब अपना सेना नहीं बनाता था और जब मन तब ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको हटा देता था, हरा देता था। अब आगे आप देखिएगा अभी प्लासी के युद्ध पर। देखिए प्लासी का युद्ध सबसे पहले टाइमिंग याद रखिए, 17 जून और 1757, 23 जून सॉरी, 23 जून 1757। ठीक है। अब इसमें देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था, पहले उसका पृष्ठभूमि समझिए कि क्यों हुआ। सिराजुद्दौला ने क्या किया, अंग्रेजों की एक फैक्ट्री कासिम बाजार पर आक्रमण किया। कासिम बाजार जो कि बंगाल के आसपास का इलाका है,
उसमें इनकी एक फैक्ट्री थी अंग्रेजों की, जिस पर सिराजुद्दौला ने क्या किया, आक्रमण किया। अब मार्च 1757 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को जीत लिया था। ये मार्च 1757 की ही बात है। एक चीज और याद रखिए कि प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का जो गवर्नर था रोजर ड्रेक था, जो कलकत्ता का गवर्नर था पहले, और भागकर वो उल्टा टापू चला गया था, आपको याद होगा। ठीक है। अब देखिए युद्ध शुरू होता है। युद्ध शुरू होने से पहले कई बार आपसे पूछा जाता है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो युद्ध स्थल बताइए, कि युद्ध कहां पर हुआ था। आप देखेंगे कि बंगाल का जो राजधानी था मुर्शिदाबाद, उसके दक्षिण में 22 मील की दूरी पर प्लासी एक गांव था, जो कि नदिया जिले में गंगा की सहायक नदी भागीरथी के किनारे स्थित था। तो दो तीन चीजें इसमें याद रखनी है। प्लासी गांव का नाम है, किस जिला में स्थित है, नदिया जिला में स्थित है। ठीक है। और किस नदी के किनारे है, भागीरथी नदी के किनारे है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। प्लासी जो स्थल है वो बंगाल में तो है ही, और मुर्शिदाबाद से लगभग 22 मील की दूरी पर है दक्षिण दिशा में, और यह नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित स्थल है। युद्ध होता है, देखिए अंग्रेजों के साथ किसका, अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। इसके नेतृत्व में सेना लड़ाई कर रही थी। इधर सिराजुद्दौला के साइड में कौन थे, मीर जाफर, यार लतीफ, राय दुर्लभ। अब देखिए ये तीनों जो थे, इसके अलावा अमीचंद, जगत सेठ और मानिक चंद भी थे। मानिक चंद जिसको इसने जो विलियम फोर्ट था उसका किले का प्रभारी बनाया गया था। ठीक है। बाकी ये लोग, तीन लोग और थे, मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ। और ये तीनों क्या किए कि बिना लड़े ही मैदान से भाग गए। अमीचंद, जगत सेठ और मानिक चंद ये सब तो थे ही। तो इतने लोग सिराजुद्दौला के साथ में लड़ रहे थे, और ये मुख्य भूमिका में रहने वाले लोग थे। बाकी इनका जो सेना था वो तो अलग था। मीर जाफर कौन था, मीर जाफर सेनापति था उस समय। ठीक है। मीर मदान के जगह पर इसको बनाया गया था सेनापति, आपको याद होगा। और इधर क्लाइव की सेना थी। अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए मीर जाफर जो था दोस्तों, मीर जाफर, इसका एक बेटा था मिरन। इसने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। हालांकि ये बाद का बात है। ये अभी देखेंगे कि यहाँ पर क्या कांड हुआ, मैं आपको बस समझा ही देता हूँ। देखो इसमें जो मीर जाफर था, ध्यान से समझिएगा, मीर जाफर ये अभी तो सेनापति था, लेकिन इसका मन था कि मैं सिराजुद्दौला की जगह पर क्या बनूं, यहाँ का नवाब बनूं। और इसलिए मीर जाफर अंग्रेजों से पहले ही मिल गया था, और अंग्रेजों से मिल करके इसने एक षड्यंत्र रच ली थी। और इसमें खासकर देखो अंग्रेजों का मुख्य कार्य क्या था, फूट डालो और राज करो। और ये ढूंढते थे, जैसे जिस राजा से इनको लड़ाई करना है, अगर सिराजुद्दौला से युद्ध होना है, तो ये सबसे पहले पता लगाते थे कि सिराजुद्दौला के ही ग्रुप में, ठीक है, सिराजुद्दौला के ग्रुप से बाहर नहीं, उसकी सेना में या उसके ग्रुप में कौन ऐसा व्यक्ति है जो राजा बनने के लिए इच्छुक है, और चाहता है कि सिराजुद्दौला हट जाए और मैं राजा बन जाऊं। ऐसे व्यक्ति को पहले एक खोजते थे। किसी भी लड़ाई में आगे चलकर आप देखोगे कि कभी भी युद्ध हुआ है अंग्रेजों के साथ, तो ये ऐसे व्यक्ति को पहले खोजते थे। और मीर जाफर ऐसा एक बंदा मिल गया इनको। और मीर जाफर को इन्होंने ऑफर दिया कि देखो भाई, तुम हमारा साथ दो, और सिराजुद्दौला को जैसे ही हम हरा देंगे उसके बाद तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। और इस कारण मीर जाफर क्या होता है, जब लड़ाई चल रहा होता है प्लासी के युद्ध के दौरान ही, मीर जाफर बोलता है कि देखो सिराजुद्दौला को, कि आप एक काम करो, आप चले जाओ राजधानी, आप लड़ाई से हट जाओ, और राजधानी पर भी चूंकि आक्रमण होने वाला है, ये बोल देता है कि राजधानी पर भी भाई आक्रमण होने वाला है, तो आप 10-20 सैनिक को लेकर के और राजधानी चले जाओ, और वहां पर आप आराम से रहो। यहाँ मैं हूं और ये बाकी लोग हैं ही, हम लोग मिल करके और क्लाइव को संभाल लेंगे। और सिराजुद्दौला क्या करता है कि मीर जाफर की बात सुन करके इन सबको बुलाता है और इनसे राय भी मांगता है, और ये सब लोग भी राय देते हैं कि ठीक है चले जाइए। और फिर सिराजुद्दौला चला जाता है राजधानी। और मीर जाफर इधर क्या करता है, जबकि आप देखेंगे अगर सैनिकों की संख्या आगे आपको देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि सिराजुद्दौला के पास लगभग लगभग आप देखेंगे 50,000 सैनिक थे इस युद्ध में। 50,000 के सैनिक थे। और अंग्रेजों के पास मुश्किल से मुझे लगता है कि 2500 से 2700 या 2800, मान लो 3000 सैनिक थे, जिसमें 2000 के आसपास या 2100 के आसपास तो भारतीय ही सैनिक थे, बाकी यूरोपीय सैनिक थे। यहाँ 50,000 सैनिक थे, ध्यान दीजिएगा। फिर भी सिराजुद्दौला की हार हो गई, कारण कि सिराजुद्दौला की टीम लड़ी ही नहीं, क्योंकि मीर जाफर तो अंग्रेजों से मिल गया था। मीर जाफर सीधे सीधे हाथ खड़ा कर दिया, सिराजुद्दौला को राजधानी भेज दिया। और जब लड़ाई की बात आई तो इनसे ये हाथ ही मिला चुका था, तो लड़ाई लड़ा ही नहीं। ऐसे ही जाकर के मीर जाफर का जो पुत्र था, कौन,
मिरन, इसने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और इसके बाद सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है। और यहाँ पर इसीलिए ये कथन लिखा गया है कि सिराजुद्दौला प्लासी के मैदान में आंतरिक साजिशों और विश्वासघात से पराजित हुआ। विश्वासघात और आंतरिक साजिश हुआ ही था। यहाँ पर मीर जाफर खुद राजा बनना चाहता था, नवाब बनना चाहता था। तो इसके जैसे लोग जहां भी अंग्रेजों को मिल जाते थे तो अंग्रेजों की जीत निश्चित तौर पर हो जानी है, क्योंकि पूरे 50,000 सैनिक इसके पास छोड़ दिए इसने, सिराजुद्दौला ने। और ये बेवकूफ आदमी इसको देखो मीर जाफर के भरोसे बैठ करके और चला गया, और मीर जाफर निकला यहाँ पर धोखेबाज आदमी। दिया इसको धोखा, मिला इसको मौका, और क्लाइव के साथ मिल करके सिराजुद्दौला की हो गई हत्या। फिर बंगाल का नवाब बनता है मीर जाफर। तो अब हम मीर जाफर के बारे में, अब देखिए मीर जाफर के टाइम में मुख्य चीजें क्या हुई। सबसे पहले तो 29 जून 1757, आपको पता है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और 29 जून को मीर जाफर को क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल की, जो उस समय अंग्रेजों की सेना का प्रमुख था, रॉबर्ट क्लाइव, उसने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है। जैसा कि इन दोनों के बीच में गठबंधन हुआ था कि ठीक है भाई, अगर सिराजुद्दौला की हत्या होती है तो मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा, और इसको नवाब बनाया भी जाता है। कंपनी को नवाब ने 24 परगना की जमींदारी भी दे दी। अब बताओ, 24 परगना की जमींदारी भी दिया, इसके अलावा और देखिएगा क्या क्या देगा ये कंपनी को। क्लाइव बंगाल का खुद गवर्नर बन गया। अब बंगाल का गवर्नर बनने से होगा क्या, आप देखेंगे कि ये जो मीर जाफर है, जो बंगाल का नवाब है, ये बस नाम के लिए नवाब रहेगा, लेकिन काम सारा गवर्नर करेगा। तो सारी चीजें जो पावर है वो गवर्नर के हाथों में दे दी जाएंगी। इसलिए गवर्नर क्लाइव खुद खुद बन जाता है और नवाब बनने देता है किसको, मीर जाफर को। अब मीर जाफर कठपुतली हो गया इनके हाथों का। देखिए 1760 में क्या होता है, बंगाल का नया गवर्नर वेंसिस वेंसीटार्ट को बनाया गया, और इसने मीर जाफर को नवाब के पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। यानी कि देखिए, गवर्नर 1757 में बंगाल का गवर्नर कौन था, क्लाइव था, और नवाब इधर कौन था, मीर जाफर। लेकिन 1760 में गवर्नर भी बदल जाता है, वेंसीटाट आ जाता है गवर्नर बन के, और इधर यह मीर जाफर को भी नवाब से हटाकर और नया नवाब बनाता है मीर कासिम को। और मीर कासिम भी आपने देखा होगा कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। अब देखिए 1760 में समझौता होता है, 17 सितंबर 1760 को समझौता होता है नवाब मीर कासिम और कंपनी के बीच में। ठीक है, मीर कासिम और कंपनी के बीच में। और देखो इसी समझौता में, अब आप ध्यान से समझना, जैसे मीर जाफर पहले था, मीर जाफर था बंगाल का नवाब जिसने धोखा दिया था किसको, सिराजुद्दौला को। और अभी मीर कासिम है जिसको नवाब बनाया गया। अब इन दोनों में, चूंकि आपको मैंने बताया ही था कि जो भी कंपनी था उस समय, अंग्रेजों का मुख्य काम क्या था, लूटना पैसा। भले इसको नवाब बनाया, लेकिन अगर इसको लगने लगा कि भाई हम जितना पैसा मांग रहे हैं उतना पैसा अब जो नवाब है वर्तमान का वो उतना अब पे नहीं कर पा रहा है या उतना सक्षम नहीं रहा, तो ये तुरंत दूसरा आदमी खोजने लगते थे जो नवाब बनना चाहता हो। जैसे कि मीर कासिम यहाँ पर मिल गया एक बकरा, तो ऐसे आदमी को पकड़ के ये कहते थे कि भाई हम तुमको नवाब बनाएंगे, लेकिन आपको हमें इतनी राशि या ये सब चीजें आपको देना पड़ेगा, ये फैसला हमारे पक्ष में करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही हम आपको नवाब बनाएंगे। और ऐसा ही हुआ, यहाँ पर देखेंगे कि ये समझौता होता है, और इस समझौता के कारण बंगाल का जो नवाब है मीर जाफर, उसको हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। देखिए समझौते में क्या क्या बातें हुई। सबसे पहले तो कंपनी को, एक मिनट, चलिए इससे लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहला काम, कंपनी को बर्दवान, मिदनपुर और चटगांव के जिले दिए जाएंगे, और ये दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा, नवाब के द्वारा। और सिलहट में चूना पत्थर का, चूना से संबंधित जो व्यापार था उसका आधा हिस्सा कंपनी को तथा 5 लाख रुपया देना है। और ये बात भी यहाँ पर साबित हुई और इसको दिया भी गया। तो ये दोनों ही कार्य उस समय के वर्तमान नवाब मीर कासिम द्वारा किया गया कि कंपनी को ये 3 गांव दिए गए, 3 जिले दिए गए, और उसके अलावा जो चूना का व्यापार था सिलहट में, उसमें भी आधा कंपनी को मिला, आधा हिस्सा, और साथ ही साथ 5 लाख रुपया भी कंपनी को दिया गया। अभी देखिए, और जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया है तो ये और क्या क्या करता है। देखिए अब सबसे पहला कि इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर लिया। मुर्शिदाबाद में इसको खतरा लग रहा था कि नहीं भाई, मुर्शिदाबाद, अब चूंकि गवर्नर तो अंग्रेज थे,
तो इसको भी डर था कि जैसे मीर जाफर को हटा दिया गया, हो सकता है हमको भी हटा दे। तो इसलिए अंग्रेजों से यह दूर, अंग्रेजों के काफी करीब था ये मुर्शिदाबाद, इसलिए यहाँ से हटा करके अपनी राजधानी बिहार में मुंगेर में स्थापित करता है। जुलाई 1763, यानी कि 3 साल बीत चुके हैं। इस बार क्या हुआ कि कंपनी ने मीर कासिम को अब फिर से बर्खास्त कर मीर जाफर को वापिस नवाब बना दिया। बताइए, मीर जाफर जिसको हटा दिया था उसको वापिस से नवाब बनाया और मीर कासिम को हटा दिया है 1763 में। फिर दिसंबर 1763 की बात है कि मीर कासिम ने यहां से भागा, अब यानी कि अब बंगाल से भाग करके और अवध में जाता है मीर कासिम। और अवध का जो नवाब था सुजाऊ दौला, उसके पास शरण लेता है, यानी उसके पास तत्काल के लिए रहना शुरू करता है। और वहां बैठ के अपना योजना बनाता है अंग्रेजों से बदला लेने के लिए या फिर मीर जाफर से। अब देखिए, इसके बाद आता है बक्सर का युद्ध। वहां बैठ के जब ये अवध में जाता है, कौन, मीर कासिम अवध जाता है, तो योजना बनाता है कि अब हमें अंग्रेजों को किसी ना किसी तरह से हराना होगा। इसको ये बात समझ में आ जा गई थी कि अंग्रेज किसी के भी नहीं है भाई, जो उनको पैसा देगा, जो रुपया देगा, धन देगा, उसी के अंग्रेज हैं और उसी को नवाब बना के रहेंगे। और कोई भी एक व्यक्ति हमेशा नियमित रूप से किसी एक व्यक्ति को उतना धन नहीं दे सकता है। और अंग्रेज भी फिक्स अमाउंट नहीं मांगते थे, ये कभी कुछ मांग देते थे, कभी कुछ मांग देते थे, कभी कहीं का जमीन मांग दिए, कभी कुछ धन मांग दिए, ठीक है। इसलिए ये बात समझ गया था कि भाई अंग्रेजों को अब यहाँ से हटाना बहुत जरूरी हो गया है। और ये क्या करता है, मुगल सम्राट जो उस समय थे शाह आलम द्वितीय, और जो अवध के नवाब थे सुजाऊ दौला, जिनके यहाँ शरण लिया था, ये तीनों एक साथ मिलते हैं, अपनी सेना को मिलाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करते हैं। और लड़ाई होती है बक्सर में, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह होता है 23 अक्टूबर 1764 को, 23 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। अब देखिए, 23 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 जून था 1757 जब प्लासी का लड़ाई हुआ। और अभी 23 ही अक्टूबर है 1764 जब बक्सर का युद्ध हुआ। तो 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के का युद्ध होता है, जो कि बिहार के आरा जिला में स्थित स्थान है। अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है मीर कासिम का, और मीर कासिम के साथ और भी मुगल सम्राट थे, शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब सुजाऊ दौला भी मौजूद थे। अंग्रेजों का जो सेनापति था उस समय वो हेक्टर मुनरो था। रिजल्ट क्या होता है, यहां भी अंग्रेज जीत जाते हैं, और यहां भी वही कारण है। आप देखेंगे कि यहां भी अंग्रेज अपने साइड कुछ लोगों को कर लेते हैं, लेकिन यहां लड़ाई अच्छी खासी चलती है। आप यहां पर देखेंगे कि फरवरी 1765 में, यानी कि लंबी लड़ाई चलने का मतलब क्या है, जैसे आप देखें कि उसमें 23 जून को लड़ाई हुआ था 1757 में प्लासी का, लेकिन वो तुरंत खत्म हो गया, क्योंकि उसमें आपसी मतभेद था और जो घर के अंदर का आदमी था वो मिला हुआ था। यहाँ क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पर लड़ाई चली है, जैसे 23 अक्टूबर 1764 को शुरू हुआ, लेकिन 1765 में जाकर के यहाँ पर मृत्यु होती है किसकी, मीर जाफर की। तो फरवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कंपनी ने इसके बेटे नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया, नजमुद्दौला, जो कि मीर जाफर का ही पुत्र था, ठीक है। हालांकि ये मीर जाफर वो नहीं है, आप देखें कि लड़ाई किससे हुआ था, मीर कासिम इसमें था, ध्यान दीजिएगा। मीर कासिम था युद्ध में, लेकिन मीर जाफर चूंकि बंगाल का नवाब था मीर जाफर, अभी मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बनाया गया था। तो जब इसकी मृत्यु होती है 1765 में, तो इसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। अब देखेंगे आप, इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में बक्सर के युद्ध को खत्म करने के लिए। इलाहाबाद की संधि, अब देखेंगे कि मीर कासिम का तो हालत खराब था, वो तो भाग चुका और आखिरी कार में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो बचते हैं दो लोग, जिसमें से पहला तो अवध का नवाब सुजाऊ दौला, और दूसरा जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय। अब ये दोनों बचते हैं, तो इन दोनों के साथ में संधि हो जाती है। अब पहला संधि होता है 12 अगस्त 1765 को, किसके साथ में, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव जो रहते हैं, ये हस्ताक्षर करता है, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या क्या प्रमुख बातें हुई। मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था, इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की दीवानी कंपनी को दे दिया। और देखेंगे कि इतिहास में ये बहुत बड़ा एक गलत कदम होगा जो कि मुगल सम्राट द्वारा लिया गया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा उस समय तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रांत थे और समृद्ध प्रांत थे, जहां पर काफी मात्रा में धन और कई प्रकार से व्यापारिक दृष्टिकोण से या कई प्रकार के दृष्टिकोण से वो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान थे। और तीनों की ही दीवानी इसने अंग्रेजों को सौंप दी। दीवानी सौंपने का मतलब हुआ प्रशासनिक और टैक्सेशन पावर सब अंग्रेजों को दे दिया।
और अंग्रेज को क्या देखेंगे कि थोड़ा सा जगह मिला तो वो उसी में आसपास के लोगों को मिलाते मिलाते वहां अपना पूरा ठाट बाट बना लेते थे और राजा पर आक्रमण करके राजा को हरा देते थे और फिर वो पूरा इलाका अंग्रेजों के हाथ में चला जाता था। और यही आगे हुआ भी। अब देखेंगे कि कंपनी ने अवध के नवाब से प्राप्त किया कड़ा जिला और इलाहाबाद जिला, दोनों ही मुगल सम्राट को दे दिया। यानी कि मुगल सम्राट ने कंपनी को क्या दिया? कंपनी को दिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। और कंपनी ने मुगल सम्राट को क्या दिया? जो अवध के नवाब से प्राप्त किया था। देखेंगे यहाँ अवध का नवाब सुजाऊ दौला के साथ में। देखिए पहला जो संधि हुआ 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरा संधि हुआ 16 अगस्त 1765 को सुजाऊ दौला जो कि अवध का नवाब था उसके साथ में। और अवध के नवाब जो सुजाऊ दौला था उसने अंग्रेजों को क्या दिया? इलाहाबाद और करा का जिला दिया था। और यही इलाहाबाद और करा दोनों ही जिला है, इलाहाबाद और करा, इन दोनों जिला को अंग्रेजों ने किसको दे दिया? यहाँ पर देखेंगे आप, मुगल सम्राट को दे दिया। ठीक है, ये मुगल सम्राट को मिला और मुगल सम्राट ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दी अंग्रेजों को। शाह आलम द्वितीय ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब भी स्वीकार कर लिया। नजमुद्दौला कौन था? मीर जाफर का पुत्र। ठीक है, देखेंगे कि नवाब को 26 लाख रुपया यहाँ पर वार्षिक मुगल सम्राट को देना था इसके लिए। यानी कि ये राजी तो हुआ मुगल सम्राट कि ठीक है नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया जाए, लेकिन उसके एवज में नवाब ने कितना रुपया मांगा? 26 लाख रुपया वार्षिक मांगा कि हमें देना पड़ेगा भाई। और नजमुद्दौला इसके लिए तैयार भी हुआ और अंग्रेज भी मान गए कि ठीक है चलो 26 लाख रुपया वार्षिक मिलेगा। और उस टाइम के हिसाब से 26 लाख बहुत था। लेकिन देखें कि जब अंग्रेजों को मांगने की बारी आएगी तो ये 53 लाख, 60 लाख, 70 लाख ऐसे डिमांड करेंगे। अब देखिए शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे, ये कंपनी ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी के बदले में 26 लाख रुपया देना स्वीकार कर लिया। ये जो 26 लाख की बात चल रही थी, ठीक है, यानी कि कंपनी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है 26 लाख रुपया आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब नियुक्त करना होगा, स्वीकार करना होगा, और साथ ही साथ बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी सौंपनी होगी। और शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपए के बदले में यह सारा काम कर भी दिया। हैदराबाद के उत्तरी सरकार को अंग्रेजों की जागीर के रूप में मान्यता दे दी गई शाह आलम द्वितीय द्वारा। अब देखिए कि जो दूसरी संधि होती है सुजाऊ दौला के साथ, इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अवध का नवाब जो सुजाऊ दौला था, इसने अंग्रेजों के कहने के अनुसार इलाहाबाद और करा दोनों ही जिले को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दिया। और देखिए यहाँ 50 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में नवाब ने कंपनी को दिया। यानी अंग्रेज, देखिए अंग्रेज जब शाह आलम द्वितीय को देते हैं तो 26 लाख, लेकिन अपने मांग करते हैं कि भाई प्लासी की लड़ाई में हमारे सेना का काफी अधिक क्षति हुआ है, उसकी पूर्ति के लिए हमें चाहिए नवाब से 50 लाख रुपए। और आखिरकार ये पैसा सुजाऊ दौला को देना पड़ता है और सुजाऊ दौला 50 लाख रुपए कंपनी को देता है। समझिए 50 लाख रुपए में वो कहीं भी उस समय फैक्ट्री खोल सकते थे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। नवाब कम से कम फैक्ट्री खोले ना खोले, ये सारे पैसे लूट लूट के इंग्लैंड भेज रहे थे उस समय। नवाब ने बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को भी उसकी जागीर वापस कर दी और अंग्रेजों को बंगाल से मुक्त व्यापार करने की सुविधा में मिल गई। अब आप देखेंगे कि ये सारी चीजें हुई, लेकिन अवध के नवाब को कुछ नहीं मिला इसमें। अब देखिए सबसे पहले तो चूंकि इलाहाबाद का जो इलाका था वो अब अंग्रेजों के अपने बस में था एक तरह से मान लीजिए, इसलिए अंग्रेजों के लिए इलाहाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचना आसान हो गया था, अपना सैनिक लेके जाना। और आगे आगे चलकर ये दिल्ली पहुंच भी जाते हैं आप देखेंगे। और फिर चल करके उधर जो मुगल सम्राट थे उनको भी तकलीफ होगी और धीरे धीरे जो अंग्रेज थे वो पूरे भारत पर आक्रमण कर लेंगे और यहाँ पर उनका राज्य स्थापित होगा। पहले ये चीज बंगाल से ही शुरू हुआ है, खासकर प्लासी की लड़ाई से। उसके बाद बक्सर में इनकी स्थिति और मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो नोट्स में हम इतना ही देखेंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन चूंकि वीडियो लंबी है इसलिए जो एमसीक्यू है वो हम अलग वीडियो में देखेंगे। और एमसीक्यू में मैं आपको जो घटना चक्र का कुछ 2-4 लाइन नोट्स है वो भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। आई होप कि ये नोट्स की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो हमारा यूट्यूब चैनल है द जीएस सॉल्वर, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अभी मैं पहले आपको जल्दी से इसका नोट्स बता देता हूं जो कि घटना चक्र की बुक में गिवन है आपको। उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे और बहुत ध्यान से वीडियो को समझिएगा
और लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आप देखेंगे 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आउट है, मैंने बता ही दिया। लगभग 1250 सीट के लिए अभी आपको नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें फर्दर इंक्रीज भी हो सकते हैं सीट्स, और हो सकता है बहुत कम चांस रहता है डिक्रीज होने का, ज्यादा चांसेस रहते हैं इंक्रीज होने का। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए एकदम, हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब करके और हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल टॉप लेवल पर लेके जाइए, ठीक है। देखिए, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां, जिसको फर्रुखसियर द्वारा नियुक्त किया गया था। अगर आपने नोट्स वाली वीडियो देखा होगा, वो वहां बहुत डिटेल से मैंने कवर किया था। और ये अपनी राजधानी, जो बंगाल की राजधानी थी ढाका, उसको हटा करके वहां से और मकसूदाबाद राजधानी बनाया। फिर मकसूदाबाद का नाम बदल दिया और अपने नाम पर उसका नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एक चीज और देखिएगा कि ये जो मुर्शीद कुली खां था, इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था लागू की थी। इजारा व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? इजारा व्यवस्था मतलब कि भू राजस्व, जो टैक्स वसूलना है भूमि से संबंधित, वो ठेके पर इसने दे दिया कि चलो किसी एक आदमी को ये ठेका दे दिया गया कि आप जाइए भाई, और जितने भी किसान हैं या जो जमींदार हैं, जिससे भी भूमि का टैक्स लेना है उससे वसूलिए, अपने पास रखिए और उसको फिर हमारे पास लाइए और हमको हमारे पास उसको जमा कीजिए, ठीक। और उसके बाद उसका कुछ हिस्सा ठेकेदार को, या फिर हो सकता है ठेकेदार को टैक्स फ्री कर दिया जाए, ऐसी व्यवस्था थी, ठीक है। इसके बाद आप देखें कि इसका पुत्र, इसका दामाद, ऐसे बीच में 2-3 लोग और आकर के बंगाल के नवाब बनते हैं। तो उसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है नोट्स में, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसके बाद जो मेन आता है अलीवर्दी खां, जो कि 1740 में बनता है बंगाल का नवाब, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अलीवर्दी खां जो है, इससे पहले बिहार का नायब सूबेदार था, और बाद में ये 1740 में जो पहले नवाब थे उनकी मृत्यु करके या फिर उनसे ये लड़ाई लड़ता है। तो 1740 में गिडिया का युद्ध होता है अलीवर्दी खां और सरफराज जंग के बीच में, जिसमें इसने सरफराज जंग को की हत्या कर देता है यह अलीवर्दी खां, और यह खुद को राजा बनाता है। तो 1740 से 56 तक यह बंगाल का नवाब रहता है। और इसने, अलीवर्दी खां ने, यूरोपियों की तुलना जो की थी वो मधुमक्खियों की छत्ता से की थी। मधुमक्खियों की छत्ता से यूरोपियों की तुलना की थी और कहा था कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगे। जैसे मधुमक्खियों का हाल होता है कि मधुमक्खियों की छत्ता को अगर आप छेड़ते हो तो वो काटती हैं, लेकिन नहीं छेड़ोगे तो उससे शहद प्राप्त होगा। तो बिल्कुल वैसा ही इसने तुलना किया था, किसकी? यूरोपियों की। इसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था दोहित्र सिराजुद्दौला, यानी कि अलीवर्दी खां के जो तीसरी पुत्री थी उसका पुत्र था सिराजुद्दौला, वह उत्तराधिकारी बनता है। और इसके शासन काल में 20 जून 1756 को ब्लैक होल त्रासदी होती है। ब्लैक होल की घटना, जिसको काल कोठरी की घटना भी कई बार कहा जाता है, और यह 20 जून 1756 को तब होती है जब यह कोलकाता के विलियम फोर्ट पर आक्रमण करता है। इसकी चर्चा जे हॉलवेल करते हैं, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक थे। आपको बता दें कि फोर्ट में, यानी कि फोर्ट विलियम जो था, उसमें एक ऐसा कमरा था छोटा सा, जिसकी जो लंबाई है वो 18 फीट थी और चौड़ाई करीब 14 फीट 10 इंच थी। और इसमें लगभग 146 अंग्रेज सैनिकों को बंदी बना दिया गया था। और अगले दिन जब उसको खोला गया तो उसमें केवल और केवल 23 लोग ही जीवित बच पाए थे, क्योंकि रूम की लंबाई चौड़ाई जितनी थी उसमें 146 लोगों को बंद करना कहीं से भी उचित नहीं था। ऑक्सीजन की कमी के कारण, दम घुटने के कारण इसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई, और जिसमें केवल और केवल 23 लोग बचे थे जीवित। और इसी में से एक व्यक्ति थे जे हॉलवेल, जो ये चर्चा करते हैं और बताते हैं। और इस घटना को ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है, और इसको काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है। और ये किसके समय में हुआ था? सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरिन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है, यह ध्यान रखिएगा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक, वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। कारण क्या है कि यह प्लासी की लड़ाई में जीतता है, और प्लासी की लड़ाई में विजय प्राप्त होने के कारण इसको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्योंकि प्लासी की लड़ाई ऐसा युद्ध था जिसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे प्रशासनिक कार्य अपने हाथों में लेना स्टार्ट किया, ठीक है। तो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी, किसके बीच में? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। सिराजुद्दौला की सेना में और भी लोग शामिल थे, आगे हम देखेंगे। और जो दूसरी तरफ सेना थी अंग्रेजों की, जिसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव।
इसमें क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। हालांकि सिराजुद्दौला यहाँ पर आपसी इसके जो अपने व्यक्ति थे, जो अपना सेनापति था, वो लोग इसको धोखा दे देते हैं, जिसके कारण ये हार जाता है। और जो सेनापति था वो क्या करता है, मीर जाफर, वो रॉबर्ट क्लाइव या फिर अंग्रेजों से मिल जाता है और ये तय होता है कि जब अंग्रेज जीतेंगे और सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाएगी तब उसको यानी कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। और ऐसा होता भी है और इस कारण से वह अंग्रेजों का साथ देता है, अपने नवाब का साथ नहीं देता है। ठीक है, हालांकि मौखिक तौर पर मुंह पे तो नवाब का ही साथ देता है, लेकिन पीछे से धोखेबाजी करके इसकी हत्या करवा देता है। उसके बाद सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद वह स्वयं राजा बनता है। आप देखेंगे, मेरा नोट्स वाला वीडियो देखे होंगे तो प्लासी की कई बार स्थल पूछा जाता है कि प्लासी स्थित कहाँ पर है। देखो, प्लासी जो है, ऐसे तो इसका नाम पलासी है, लेकिन यह युद्ध का जो मैदान है ये बंगाल राज्य में है, नदिया जिले में है और भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, ये आप याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो भारत में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है अंग्रेजों की तरफ से। अगर मैंने गवर्नर जनरल अभी कहा हो तो वो गलत है, गवर्नर केवल होगा, ये याद रखिएगा, गवर्नर जनरल नहीं, क्योंकि गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो 1773 या फिर उसके बाद जो गवर्नर बनेगा उसको हम गवर्नर न कह के गवर्नर जनरल कहेंगे, लेकिन उसके पहले गवर्नर ही हुआ करते थे। आगे देखेंगे अब 1758 से 60 तक और फिर 1765 से 1767 तक बंगाल का गवर्नर कौन रहता है, रॉबर्ट क्लाइव, और यही पहला गवर्नर भी है बंगाल का। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। आपको बता दें कि 23 जून को प्लासी की लड़ाई ये लड़ा था सिराजुद्दौला के साथ। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध, उसमें भी रॉबर्ट क्लाइव भाग लेता है, या इसके टाइम पर ही बक्सर का युद्ध हुआ था। और फिर इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों की तरफ से जो सिग्नेचर करते हैं यानी कि हस्ताक्षर करता है वह आपका रॉबर्ट क्लाइव था। और शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि होती है। ध्यान दीजिएगा कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ भी इलाहाबाद की संधि हुई थी। बेसिकली इलाहाबाद की संधि 2 दिन अलग-अलग डेट पर हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 और दूसरा 16 अगस्त 1765। ये दोनों डेट आप याद रख सकते हैं। 12 अगस्त को शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के साथ इलाहाबाद की संधि होती है और 16 अगस्त 1765 को शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, इनके साथ इलाहाबाद की संधि होती है। अब ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधि को मैंने और अच्छे से किसको क्या मिला, किसको क्या हानि हुआ, क्या लाभ हुआ, ये सब मैंने नोट्स वाली वीडियो में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है देन गो एंड वॉच द वीडियो विच इज रिलेटेड टू द नोट्स। अब आगे देखेंगे कि अंग्रेज जो सैनिक थे वो एक श्वेत विद्रोह करते हैं जो कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। लुटेरा राज्य क्यों कहा गया, क्योंकि क्लाइव के समय में या उसके बाद में भी आप देखेंगे तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि जो भी राजा बने या नवाब बने उससे पैसे किसी तरह लिया जाए, लूटा जाए और उसको इंग्लैंड या फिर अपने कार्य में, कंपनी के कार्यों में लगाया जाए या इंग्लैंड भेज दिया जाए ब्रिटिश सरकार के पास। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था, एक अच्छा नेता था। विलियम पिट ने यह कहा है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, अ हेवन बोर्न जनरल था। किसके बारे में कहा है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो क्लाइव के बारे में विलियम पिट ने यह कथन रखा है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। कहा किसने था, विलियम पिट ने। और किसके बारे में कहा था, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। अब बात करें अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी की, तो अलीवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी होता है वो मीर कासिम होता है, जो कि 1760 से 63 तक ये नवाब रहता है और ये काफी योग्य भी था। पूर्णिया रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था, यानी कि नवाब बनने से पहले यह पूर्णिया जो कि बिहार में स्थित है और रंगपुर यहाँ पर फौजदार के रूप में वह कार्य कर चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के आया क्योंकि उसको दिक्कत थी किससे, अंग्रेजों से। वो सोच रहा था चूंकि ये भी अंग्रेजों से डील करने के बाद ही नवाब बनता है, ठीक है। इससे पहले मीर कासिम था और सॉरी मीर जाफर था, उसको हटा करके ये नवाब बनता है। अब मीर कासिम को कहीं न कहीं अंग्रेजों से डर था, चूँकि मुर्शिदाबाद जो था वो अंग्रेजों के काफ़ी क्षेत्र के नज़दीक था, इसलिए इसने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी हटा कर के और बिहार में मुंगेर लेकर के गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो सके। आगे देखेंगे कि मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का तय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोरेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े-बड़े जुर्माने लगाए गए और कुछ नए कर भी उसने लगाए।
22 या फिर 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना के साथ बक्सर में युद्ध किया, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है, और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। और मुगल बादशाह आप कह लो या फिर अवध का नवाब कह लो या मीर कासिम, इनकी जो संयुक्त सेना थी उसकी हार हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बक्सर का युद्ध हुआ था किसके बीच, अंग्रेजों और इधर सम्मिलित सेना थी मीर कासिम की, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जो सेना का कमान संभाल रहा था वो हेक्टर मुनरो के हाथों में थी। और इस युद्ध के समय वेंसी टाट बंगाल का गवर्नर था, यानी कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, अंग्रेजों की तरफ से वेंसी टाट, ये याद रख सकते हैं। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी, यानी कि आप देखें कि प्लासी का जब युद्ध अंग्रेजों ने जीता था उस समय उनका जो दबदबा था वो केवल बंगाल पर बना था, लेकिन आप देखेंगे कि जब बक्सर का युद्ध ये लोग हार जाते हैं और अंग्रेजों की जीत हो जाती है, उसके बाद अधिकांश भारत पर जो मेन भारत के उस समय प्रांत थे, काफी फेमस प्रांत थे, जो अच्छे प्रांत थे, संपन्न थे धन संपत्ति से, उन सभी जगहों पर लगभग अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और इनका दबदबा बन जाता है। मुख्य कारण था कि आप देखें कि अवध का नवाब, मुगल सम्राट स्वयं, ये सारे लोग हार चुके हैं, तो अब अंग्रेजों को चुनौती देगा कौन, इनको चुनौती देने वाला कोई था नहीं उस समय। इलाहाबाद तक का प्रदेश अब अंग्रेजों के अधिकार में आ गया इलाहाबाद की संधि के बाद, और इलाहाबाद जैसे ही इनके हाथों में गया तो दिल्ली तक पहुंचने का मार्ग भी इनके लिए आसान हो गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, कारण मैंने बता ही दिया आपको। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफर था, दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की प्रथम संधि मैंने बताया 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जिसके तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। ये लाइन निश्चित तौर पर आपको याद रखनी है कि शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों के हाथों में सौंप दी, जब 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, अब देखेंगे इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो होती है वो 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होती है, रॉबर्ट क्लाइव की, और इसमें इलाहाबाद और करा ये दोनों जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का जो वादा किया था शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों से, वो पूरा करता है और इसको सौंप देता है मुगल बादशाह के हाथों में। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। कब, 1764 की बात हो रही है अभी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस समय, यानी 1764 में बोल रहा था, 65 की बात हो रही है, इलाहाबाद की संधि 65 में हुई थी। इस समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अब बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किस प्रकार हो गई, आप देखें कि कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति कर दी। यानी कि जब अब कंपनी के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आ गई, तो वहां उप दीवान नियुक्त करने पर टैक्स वसूलने के लिए, दीवानी कार्य के लिए, तो बंगाल में इसने दीवानी कार्य के लिए मोहम्मद रजा को नियुक्त किया और बिहार में राजा सिताब राय को दीवान नियुक्त किया गया, उप दीवान के रूप में नियुक्त किया गया। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा, उसे अंधा कर दिया गया। ये कब का बात है, यह है आप देखेंगे अंग्रेजों से जब ये संधि कर लेता है उसके बाद का बात है, उसे अंधा कर दिया गया, यहां तक की स्थिति थी। और शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह जाते हैं, यानी कि इनको पेंशन के नाम पर दिल्ली से बर्खास्त किया जाता है कि आप दिल्ली का राजपाट छोड़ दो और हमें सौंप दो। अंग्रेजों का ये कथन था, और आपको हम कुछ निश्चित मात्रा में रुपए पेंशन के रूप में देते रहेंगे, जिससे आपका जीवन यापन होता। 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त कर ली गई। बर्मा का युद्ध के बाद डेविड स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण कराया जाने लगा। तो देखो, जो जयंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्र है, इससे सिलहट को जोड़ने के लिए जो सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया वो डेविड स्कॉट के द्वारा किया गया, जो कि बर्मा युद्ध के बाद शुरू हुआ। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली जो खासी जनजाति थी, जो खासी पहाड़ी पर रहने वाली जनजाति थी, के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया।
के एम पन्नीकर ने कहा कि 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया और फिर 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आना शुरू होता है और एक्ट आते आते आप देखेंगे तरह तरह के एक्ट आते हैं और फाइनली 1857 में जो क्रांति होती है सिपाही विद्रोह, उसके बाद आप देखेंगे कि सिपाही विद्रोह से नाखुश होकर के जो ब्रिटिश सरकार था या फिर महारानी थी जो ब्रिटिश की या फिर इंग्लैंड की जो महारानी थी, उन्होंने क्या किया कि जो ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत में उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया और शासन ताज के अधीन यानी कि अपने अधीन कर लिया और ब्रिटिश सरकार ही शासन का बागडोर संभालने लगा। और इस प्रकार देखें कि शासन सुधारते सुधारते कई सारे बीच में जैसे 1800 फिर 1858 में आप देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम आता है, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 में आता है और आगे चल के फिर 1909 में सुधार किया जाता है। फिर आप देखेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है और लास्ट में 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है और उस समय भारत आजाद हो जाता है और भारत के लिए स्वतंत्र संविधान बनाने की घोषणा कर दी जाती है। तो आई होप भारत सक्सेसफुली अब आजाद हो चुका है और आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इतना आपको समझ आया और पसंद आया तो निश्चित तौर पर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बेझिझक सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। पहला सवाल आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मैंने बोला था देखो, सरफराज खां, मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान और अलीवर्दी खां, ये सारे ही बंगाल के नवाब जरूर बने थे। नवाब यानी गवर्नर भी आप कह सकते हो, लेकिन मुर्शीद कुली खां वो व्यक्ति है जो मुगल सम्राट द्वारा चयन किया जाने वाला या नियुक्त किया जाने वाला अंतिम बंगाल का गवर्नर था या नवाब था, ये आप कह सकते हैं मुर्शीद कुली खां। ये भी याद रख सकते हैं कि मुर्शीद कुली खां को 1717 में जो मुगल सम्राट फरुख सियर था, फरुख सियर, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं, फरुख यहाँ आएगा, फरुख सियर द्वारा ये बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया था। बाकी मैं आपको बुक का भी डिटेल दिखा देता हूँ। 1727 में मृत्यु भी हो जाती है इनकी। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया और इनकी मृत्यु 1727 में हो जाती है। उसके बाद इसका जो दामाद था सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा गया है, वह बंगाल का सूबेदार बनता है जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान भी की जाती है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मुर्शीद कुली खान ने अपना जो राजधानी था वो ढाका से बदल करके और कहाँ लेकर के आता है, मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी बनाता है। और भूमि के मामले में इसने कौन सा व्यवस्था लागू किया गया था? इजारा व्यवस्था इसने स्टार्ट किया था, इजारेदारी प्रथा। दूसरा सवाल आप देखेंगे, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां ही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश को प्रभुत्व को प्रारंभ किया? यानी देखिए यहां पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व यानी ब्रिटिश के अधिकारों को सबसे पहले किसने प्रारंभ किया। अगर आप बात करें किस तौर पर, तो प्रशासनिक तौर पर। प्रशासनिक कार्य ब्रिटिश अपने हाथ में कब लेना शुरू किया? बक्सर की लड़ाई में के बाद या फिर प्लासी की लड़ाई के बाद या 1857 या मैसूर। मैसूर तो क्षेत्रीय युद्ध था, इसको हटा दीजिए, एक क्षेत्र का बात था। 1857 बहुत बाद में हुआ। इस दोनों में बात करें तो देखोगे कि बंगाल से ये अपना प्रशासनिक कार्य शुरू करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर नियुक्त होता है बंगाल का अंग्रेजों की तरफ से और तभी से इनके हाथ में शासन प्रशासन जाना शुरू होता है। इसलिए हम कहेंगे कि प्लासी की लड़ाई जो कि 23 जून 1757 को हुई थी, इसके द्वारा ही या फिर इसके बाद से ही भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ना शुरू हुआ और ये अपने पीक पॉइंट पर पहुंचता है बक्सर की लड़ाई के बाद और ये बढ़ने लगता है, ठीक है। वहां आप डिटेल देख सकते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से होता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित होता है और इनकी हत्या कर दी जाती है मीर जाफर के पुत्र द्वारा। आप देखेंगे कि नवाब की सेना में 3 राजद्रोही थे। अब राजद्रोही क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन्होंने ही राजा से द्रोह किया, विद्रोह किया या फिर विश्वासघात किया, जिसके कारण सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। मीर जाफर जो कि सेना नायक था उस समय या सेनापति था, यार लतीफ और राय दुर्लभ, ये तीनों ही अपना सेना इनको सौंपे थे। खास करके इन तीनों का नेतृत्व करता है यहाँ पर मीर जाफर था। आप ध्यान देंगे मैंने अपने नोट्स वाली वीडियो में बताया था कि सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 की सेना थी, जबकि अंग्रेजों के पास केवल और केवल 3,000 के आसपास सेना थी, जिसमें से 2100 भारतीय ही थे और 800 के आसपास या 900 के आसपास यूरोपीय सेना रहे होंगे। फिर भी अंग्रेजों की जीत हो जाती है और
50,000 की सैनिक रहने के बाद भी सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ता है। कारण क्या है कि ये राजद्रोह या फिर विद्रोही जो हैं ये इनके अपने व्यक्ति थे जो इनको धोखा देते हैं। यानी कि इनको बोलते हैं कि भाई आप लड़ाई मत करो, आप जाओ आराम से रहो राजधानी में, हम लड़ाई देख लेंगे। और देखते ऐसे हैं कि पूरे उनसे अंग्रेजों से हाथ मिला लेते हैं। अब देखेंगे नवाब का एक अग्रगामी टुकड़ी नेता मीर मदन और मोहन लाल थे। सहसा एक गोली रणभूमि में ही मीर मदन को लगती है और वो मारा जाता है। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा यानी कि बातचीत के दौरान मीर जाफर ने उन्हें पीछे हटने का सलाह देता है और मीर जाफर के कहे अनुसार जो सिराजुद्दौला है वो पीछे भी हट जाते हैं और राजधानी ढाका लौट जाते हैं। यह देखेंगे कि यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथ में छोड़कर युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए और आराम से राजधानी में रहना चाहिए। और यही होता है और यही सबसे बड़ी गलती थी समझिए सिराजुद्दौला के, जिसके कारण उनको हार का सामना देखेंगे कि इस सलाह के बाद सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट जाता है जहां की राजधानी थी जो बंगाल की। और यही उसकी हार का मुख्य कारण भी है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने तत्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद अंग्रेजों को क्या-क्या फायदा हुआ। एक तो सैनिक फायदा हुआ क्योंकि 50,000 की सैनिक जो इसके पास थी अब अंग्रेजों के जीतने से उनके पास ये चली गई। और साथ ही साथ आर्थिक और वाणिज्यिक लाभ तो मिला ही। आर्थिक यानी कि धन मिला और वाणिज्यिक यानी व्यापार के कई सारे अवसर मिले उनको। इसने कृषि उत्पादन दस्तकारियों के क्षेत्र में 3 अग्रणी राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यहाँ भी कहीं न कहीं अंग्रेजों की का प्रभुत्व बढ़ा। और आप देखेंगे कि फिर 1764 के युद्ध के बाद जो कि बक्सर का युद्ध था, उसके बाद तो इन तीनों की दीवानी भी अंग्रेजों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सौंप दी जाती है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली और इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की पहली निर्णायक सफलता कही जा सकती है या फिर कहा भी जाता है। और मुख्य निर्णायक सफलता या फिर प्रसिद्ध निर्णायक सफलता किसमें मिलती है? 1764 के बक्सर के युद्ध में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वही चीज लिखा है कि जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध जो है वो बक्सर का युद्ध 1764 था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुता स्थापित की। तो अगर भारत में ब्रिटिश प्रभुता स्थापित करने के लिए वास्तविक युद्ध कौन सा है पूछा जाए तो बक्सर का युद्ध, और पहला युद्ध पूछा जाए तो प्लासी का। अगला सवाल सेम टाइप का है। यहाँ पर देखेंगे भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी है? प्लासी का युद्ध। ठीक है, अगले सवाल में आपसे पूछा गया है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बहुत बार ये पूछा गया है। 1757 में हुआ था। डेट क्या था? 23 जून आपको याद रखना है। ठीक है, और इससे बाद में आप देखेंगे फिर 23 या फिर 22 जून को ही 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, तो वो भी आपको याद रखना। सवाल पूछा गया है सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा या फिर लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? अभी आपने पढ़ा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला परास्त हुआ था। ठीक है, बक्सर के युद्ध में तो संयुक्त सेना थी जिसमें सुजाउद्दौला थे। सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे, और साथ ही साथ मीर कासिम। ठीक है, तो तीनों लोगों की सेना निश्चय संयुक्त रूप से पराजित होती है अंग्रेज। सवाल देखें भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंगस या फिर लॉर्ड एमहर्स्ट या फिर विलियम बेंटिक या रॉबर्ट क्लाइव? तो मैंने बोला था, बताया भी था कि रॉबर्ट क्लाइव को भारत में वास्तविक ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। कारण क्या है? कारण वही है कि ये प्लासी की लड़ाई इसके समय में होती है और युद्ध में जीत भी होती है इनके, जिसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य का और विस्तार होता है भारत में और प्रभुत्व भी बढ़ता है। और खास करके आप देखेंगे 1764 में भी जो युद्ध होता है उस समय भी इसने ही यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही इलाहाबाद की संधि की गई थी। पर आप देखेंगे डिटेल में दिया गया कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? ऑप्शन है अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले या फिर लॉर्ड कर्नवालिस। देखो ये सेनानायक तो था ही नहीं, यानी सेना से रिलेटेड था ही नहीं लॉर्ड कर्नवालिस। अल्बुकर्क सेना से रिलेटेड जरूर मान सकते हैं। ये फ्रांस के का कौन था? फ्रांस का मैं बोल रहा था, ये पुर्तगाल का गवर्नर था अल्बुकर्क। रॉबर्ट क्लाइव अभी मैंने बताया ही, रॉबर्ट क्लाइव जो था उसको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसने कहा था? विलियम पिट ने कहा था, विलियम पिट। ये नाम भी आप याद रखें। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव इसको सैनिक के रूप में यह जन्यता था और विलियम पिट ने यह कहा था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। अगला सवाल है कि प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? बिहार में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल में? निश्चित तौर पर आपको याद होगा
पश्चिम बंगाल में जिला कौन सा था? नदिया जिला। और किस नदी के किनारे स्थित है प्लासी? ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखिए। ठीक है, आगे आप यहाँ डिटेल में भी देख सकते हैं। वर्तमान इसका नाम जो है वो पलासी है और यह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी है। सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर या फिर अली वर्दी खां? देखो, अली वर्दी खां तो बिल्कुल भी नहीं किया था और ना ही सिराजुद्दौला, क्योंकि सिराजुद्दौला के समय में प्लासी की लड़ाई में आपने देखा होगा कि यह वापस मुर्शिदाबाद लौटता है प्लासी के युद्ध क्षेत्र से, जिसके बाद इसका हार होता है। तो ये दोनों तो निश्चित तौर पर ही नहीं है। बचते हैं मीर जाफर और मीर कासिम। तो मीर कासिम यहाँ पर सही उत्तर है, जो कि मीर जाफर के बाद मुगल का बादशाह बना था। सॉरी, मैं मुगल का बादशाह बोल रहा हूँ, बंगाल का नवाब बना था। फिर इसको हटाकर वापस मीर जाफर को बनाया जाता है और इसके बाद मीर कासिम भाग करके और अवध के नवाब के यहाँ शरण लेता है और फिर अंतिम क्षण में यानी कि 1764 में संयुक्त रूप से यह लड़ाई लड़ता है बक्सर का युद्ध। रहे यहाँ पर मीर कासिम। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था और वह संभवतः मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अगला सवाल है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? बक्सर का, प्लासी का, पानीपत का या फिर वांडीवास? देखो, वांडीवास 1760 में ये लड़ाई हुआ था अंग्रेजों के साथ। और पानीपत का तीसरा युद्ध तो आपको पता है कि इसका यहाँ पर प्रभुत्व से कोई लेना देना नहीं है। बचता है प्लासी का और बक्सर का। मैंने बताया था कि अगर निर्णायक युद्ध में अंग्रेजों का निर्णायक युद्ध पूछा जाए जिससे भारत में उनका प्रभुत्व स्थापित हुआ, अगर प्रथम पूछा जाए यानी कि फर्स्ट पूछा जाए, तब आपको आंसर क्या करना है? फर्स्ट में आंसर करना है प्लासी का। लेकिन अगर सबसे अधिक पूछा जाए, प्रमुख तौर पर पूछा जाए, तो बक्सर का युद्ध सही उत्तर होगा। आप यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन भी देख सकते हैं बुक की। यहाँ पर आपको वही चीज बताया गया है और डिटेल में काफी चर्चा किया गया है। हालांकि ये सारी चीजें मैंने अपने नोट्स में बता रखी है, फिर भी आप यहाँ पर देखिए 22 या 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों, हालांकि मुझे लगता है कभी मैंने 23 जून शायद बताया था अक्टूबर, इसका किसका, बक्सर का युद्ध का। तो ये याद रखिएगा, वो गलत है अगर मैंने कभी बता दिया हो तो। 23 अक्टूबर है यहाँ पर 1764। 23 जून किसका है? 1757 का, जब प्लासी का युद्ध हुआ था। लेकिन 23 अक्टूबर होगा 1764 जब बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सम्मिलित सेना थी बक्सर के युद्ध में और ये परास्त हो जाती है अंग्रेजों से। और अंग्रेजों की सेना का जो कमान था वो मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी, यानी कि और ज्यादा अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में बढ़ गया और अंग्रेजों को अब भारत में चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। इलाहाबाद भी अब अंग्रेजों के क्षेत्र में आ गया और इससे उनके लिए दिल्ली पहुंचना आसान भी हो गया और 1803 में दिल्ली पर कब्जा भी कर लेते हैं। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पीई रॉबर्ट्स जो हैं उन्होंने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है, क्योंकि जो आप देखेंगे प्लासी जो था वो केवल बंगाल तक सीमित था, लेकिन बक्सर आने से नॉर्थ इंडिया जो आपका मेन जो प्लेन एरिया है भारत का, जैसे बिहार का, उड़ीसा का, ये सारा इलाका भी आप देखेंगे, इलाहाबाद, यूपी, बिहार सब इसमें सम्मिलित है ही। ये सारा इलाका पर लगभग लगभग अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि प्लासी का जो विजय था अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था, क्योंकि उसमें अंग्रेजों ने जो सिराजुद्दौला था उसके मुख्य सेनापति मीर कासिम को ही अपने अंदर में शामिल कर लिया था, अपने साथ मिला लिया था। तो वो कूटनीति का परिणाम था प्लासी। जबकि बक्सर का जो विजय है वो पूर्णतः सैनिक विजय है। यहाँ पर आप देखें कि इनके पास मात्र 3000 सैनिक था, सॉरी वो प्लासी की बात थी 3000 सैनिक वाला, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बक्सर की युद्ध का। तो बक्सर की युद्ध में इन्होंने पूरी तरीके से अपना जीत दर्ज किया अंग्रेजों ने, और प्लासी की युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता को बंगाल में स्थापित की थी, लेकिन बक्सर का युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में और उभार करके खड़ा किया। अगला सवाल देखेंगे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर का अभियान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था? वही बात है, बक्सर। अगला सवाल है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? अभी आपने देखा, हालांकि औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, शाह आलम द्वितीय और शाह आलम प्रथम ऑप्शन में है, लेकिन शाह आलम द्वितीय यहाँ पर सही उत्तर हुआ। मैंने बताया भी था कि बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय की सेना भी शामिल हुई थी और शाह आलम द्वितीय के साथ ही जो इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 में, वो इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच होती है। अगला सवाल है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो देखो, मीर कासिम तो
बक्सर की लड़ाई में ही शामिल था। सिराजुद्दौला प्लासी में ही पराजित होकर के और उनकी मृत्यु हो गई थी। और नजमुद्दौला था नहीं, मीर जाफर यहाँ पर सही उत्तर होगा। मीर जाफर बंगाल का नवाब था। और आप देखें कि बक्सर के युद्ध के बाद मीर जाफर का पुत्र नजमुद्दौला जो था ये बंगाल का नवाब घोषित किया जाता। अगला सवाल है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? सुगौली, सालबाई या फिर बेसिन या फिर इलाहाबाद। तो आप देखेंगे कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर को। और इलाहाबाद की संधि उसके बाद 1765 में होती है 12 और 16 अगस्त को, जो कि क्लाइव और बंगाल के, जो बंगाल में बोल रहा हूं उस समय अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे उनके बीच होती है। तो इलाहाबाद की संधि सही होगी। बसीन की संधि तो आप देखेंगे कि ये मराठों के साथ हुई थी अंग्रेजों की। और सुगौली की संधि तो नेपाल का जो युद्ध हुआ था उसके बाद हुआ था अंग्रेजों और नेपालियों के बीच। डिटेल भी देख सकते हैं। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 23 अक्टूबर को हुई थी। कई बार 22 अक्टूबर भी मिलता है। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी और ये अंग्रेजों से पराजित होती है। अंग्रेज विजयी होते हैं। अंग्रेज की जो ब्रिटिश सेना थी उसके नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुंडो के हाथों में थी। और इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि, दो संधियां होती है जिसमें से पहला 12 अगस्त 1765 और दूसरा 16 अगस्त को होती है। प्रथम संधि क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच होती है, जबकि दूसरी संधि जो अवध के नवाब सिजाउद्दौला थे उनके और क्लाइव के बीच होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाला कौन था इसमें से? फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम या फिर सुजाउद्दौला। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों की दीवानी प्राप्त होती है। लेकिन कब प्राप्त होती है? जब 1764 में बक्सर के युद्ध में इनकी विजय होती है। तो 1765 में 12 अगस्त को इलाहाबाद की संधि होती है शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के जो क्लाइव थे उस समय अंग्रेज अधिकारी उनके बीच में। और उसी समय अंग्रेजों को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे इनके द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की जाती है। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन ए सही उत्तर है। बाकी आप बुक का डिटेल भी यहाँ पर देख सकते हैं। हुआ क्या था? इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और इसके बाद इसने यानी शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सिजाउद्दौला के साथ हुई थी, जिसमें इलाहाबाद और करा दोनों ही जिला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को देने का वादा करते हैं और देते भी हैं। और इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल में गवर्नर था। कब? 1765 में, जब ये संधि होती है। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा, ये पहले हमने पढ़ लिया। और 1788 में उसे अंधा कर दिया जाता है। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और शाह आलम द्वितीय और उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र रहकर रह जाते हैं। अगला सवाल देखें कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी थी? अभी हमने देखा था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। आई होप कि ये आपको याद भी होगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पर हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक। अगला सवाल है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहनशाह यानी शहंशाह जो है शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार में दिए जाते हैं? तो ये निश्चित तौर पर होगा लॉर्ड क्लाइव, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव के साथ ही 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी और शाह आलम द्वितीय जो थे, जो मुगल सम्राट थे, उनके द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान किया जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन ए इज द। अगला सवाल है आपके पास कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? कब प्रदान की थी? आपको याद होगा कि ये इलाहाबाद की संधि में प्रदान की गई थी इनके द्वारा। और इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को, दोनों ही 1765 में हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर शाह आलम द्वितीय ने चूंकि प्रदान किया था तो शाह आलम द्वितीय के साथ पहली संधि हुई थी 12 अगस्त वाली, तो 12 अगस्त 1765 सही उत्तर। अगला सवाल है दोस्तों, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? आप देखेंगे कि इलाहाबाद की संधि के बाद जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है कंपनी को, तो रॉबर्ट क्लाइव ने या फिर कंपनी की तरफ से दो उपदीवान नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें एक थे रजा खां, मोहम्मद रजा खां और दूसरे थे सिताब राय। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सिताब राय को नियुक्त किया जाता है बिहार में उप दीवान
और रजा खां को नियुक्त किया जाता है बंगाल में उप दीवान। और बंगाल की ही राजधानी मुर्शिदाबाद थी, इसीलिए मुर्शिदाबाद का अगर उप दीवान पूछा जा रहा है तो मोहम्मद रजा खां आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। राय दुर्लभ और सैयद गुलाब हुसैन नहीं होगा। और सिताब राय तो उस समय बिहार के उप दीवान नियुक्त किए गए थे, तो ऑप्शन बी बिहार के लिए सही होता, लेकिन बंगाल या मुर्शिदाबाद के लिए रजा खां यानी कि ऑप्शन। अब यहाँ पर बुक का डिटेल आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगौरे सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया, जो कि मीर जाफर का पुत्र था, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को, किस सम्राट को, जो बंगाल के उस समय सम्राट रहे, सम्राट की बात की जा रही है तो सम्राट यहाँ पर मुगल बादशाह हो गया, फिर मुगल सम्राट। और नवाब कौन, जो कि बंगाल का नवाब बनेगा, जो नजमुद्दौला था। तो नजमुद्दौला द्वारा 26 लाख रुपए मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को वार्षिक अदा करना था। इसके लिए वह वादा भी करता है। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न लेना चाहती थी, इसलिए उसने क्या किया, और उसके पास ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं था कि डायरेक्ट वो उसको कर को वसूल सके, इसलिए कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। बंगाल में मोहम्मद रजा खान को और बिहार में राजा सिताब राय की नियुक्ति हुई। मोहम्मद रजा खां उप नाजिम या फिर नाइब नाजिम के रूप में भी कार्य कर रहे थे और राजा सिताब राय ब्रिटिश रेजिडेंटों के निरीक्षण में मुर्शिदाबाद से अपना कार्य करते थे। इसी प्रकार समस्त दीवानी और निजामत कार्य भारतीयों के द्वारा ही चलाया जाता था। भले यह कंपनी के हाथ में था, लेकिन कंपनी के अनुसार ही ये लोग भी काम करते थे, ऐसा नहीं है कि अपना। सवाल देखेंगे, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। और ये यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है, 2002 में पूछा गया है। हमने पढ़ा भी था कि देखो यहाँ पर ऑप्शन है गारो, कुकी, टिपराह और खासी। तो कुकी और टिपराह की तो बात ही नहीं आई थी, यहाँ पर जयंतिया और खासी की बात आई थी, जिसके ये डायरेक्ट संपर्क में जाते हैं जब रास्ता बनाया जाता है सिलहट पहुंचने के लिए। तो ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। पर डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बंगाल की दीवानी प्राप्ति के पश्चात 1765 में सिलहट आए थे कौन, ब्रिटिश। खासी जनजाति के लोग जो थे वो चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु, सिंह का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। पंडुआ जगह का नाम है। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब यानी कि उस समय में बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो चूना पत्थर का व्यापार करने लगे और चूना पत्थर के व्यापार को लेकर के वो सिलहट आते थे और वहीं पर उनका संपर्क खासी जनजाति से हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, यहाँ पर बोल रहा है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला है कि राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। और दूसरा है कि अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। अब देखिए इस विषय में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि राजा टिकैत राय के बारे में ये कथन बिल्कुल सही है, वह नवाब के अर्थ मंत्री थे। अब चूंकि यहाँ पर ये कथन सही है तो दूसरा भी निश्चित तौर पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यही बोल रहा है कि अवध के नवाबों के समय में हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था या नहीं, उच्च पद प्राप्त था कि नहीं। तो राजा टिकैत राय ये खुद हिंदू थे और ये अर्थ मंत्री भी थे, तो ये भी एक उच्च पद है और इनको उच्च पद प्राप्त भी है। तो निश्चित तौर पर दूसरा भी सही है और यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन सी सही होगा दोनों। अगला सवाल देखिएगा, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम जो है वो सही है। ऑप्शन है वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध या फिर प्लासी का युद्ध। देखो जो याद है उसी से हम काम कर सकते हैं। जैसे प्लासी 1757 में, ठीक है। बक्सर याद होगा आपको, ये 1764 की बात है। कम से कम इस दोनों में आप देखेंगे तो प्लासी पहले आएगा और बक्सर बाद में आएगा। ठीक है, यहाँ बक्सर पहले आ गया है तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर बक्सर बाद है और प्लासी पहले है तो इसको हम मान सकते हैं ये सही हो सकता है। यहाँ प्लासी पहले है और बक्सर बाद है, यहाँ बक्सर पहले है तो ये गलत हो गया। अब अगर वांडीवास की बात करेंगे, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, जनवरी 1760, 22 जनवरी शायद यही डेट था, लेकिन 1760 जनवरी में हुआ था। अब आप देखेंगे इन तीनों में लगाना हो तो पहले हम प्लासी लगाएंगे, फिर वांडीवास और फिर आपका बक्सर। तो प्लासी के बाद वांडीवास और फिर बक्सर, जैसे यहाँ दिख रहा है इसमें देखो प्लासी के बाद वांडीवास फिर बक्सर, नहीं इसमें वांडीवासी पहले हो गया तो ये गलत हो गया। 1760-57 से पहले थोड़ी आ जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया, ऑप्शन बी सही है। बाकी हम एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देख लेते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले ये बता रहा है
कालक्रम के अनुसार ही बता रहा है। जैसे अंबर का युद्ध जो कि 1749 में हुआ था और ये कर्नाटक के प्रथम युद्ध के आसपास हुआ था। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने वेल्लूर के समीप अंबर या फिर अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया और इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। ठीक है। बात करें प्लासी की, तो प्लासी की लड़ाई 1757 में 23 जून को हुई थी। आपको पता है, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया क्योंकि मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था और इसको धोखा देकर सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर होता क्या है कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है और नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और रॉबर्ट क्लाइव को स्पेशली 2,34,000 पाउंड की निजी, यानी कि उनको केवल केवल क्लाइव को इतना का भेंट दिया गया निजी तौर पर। फिर बात करें वांडीवास, जो जनवरी 1760 में हुआ था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच में यह लड़ाई हुआ था। इसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे और अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व करता थे वो सर आयरकूट थे और इस समय फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली के हाथों में थी। अंतिम आता है बक्सर का युद्ध, जो कि 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजों से पराजित होती है और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था और बक्सर का युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी और इसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद आप देखेंगे इलाहाबाद की संधि 1765 में हो। अगला सवाल देखेंगे, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। मैंने बताया था कि 1760 में, अभी आपने ऊपर पढ़ा ही था, वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में हुआ जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। इसमें अंग्रेजों की तरफ से जो नेता था या फिर नेतृत्वकर्ता वो सर आयरकूट थे, सर आयरकूट, और जो फ्रांसीसी सैनिक के नेता था या फिर नेतृत्वकर्ता वो काउंट डी लाली, काउंट डी लाली। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लाली ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए सही हो गया। अगला सवाल है वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था, इसमें किसने किसको हराया? फ्रेंच ने ब्रिटिश को, फ्रेंच तो थे ही नहीं वहां पर, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। तो फ्रेंच ने, देखो डच का बात था ही नहीं तो ये होगा नहीं, डच था ही नहीं तो ये होगा नहीं, ऑप्शन सी सही होगा। आपको पता था कि ये 1760 में हुआ था, अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था। इसमें अंग्रेजों की जीत होती है और फ्रांसीसियों की हार होती है और फ्रांसीसियों की तरफ से जो नेतृत्व करता थे काउंट डी लाली और अंग्रेजों की तरफ से सर आयरकूट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ही था। आगे बढ़, अगला सवाल, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के खिलाफ, अभी हमने पढ़ा। अगला सवाल आप देखेंगे युग्म सुमेलित करने वाला है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव ने लड़ा था। वांडीवास फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलिया वाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे या फिर खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें कौन सा सही है? अच्छा बताओ, क्या बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध हुआ था? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि बक्सर का युद्ध मीर कासिम था यहाँ पर। ठीक है, हालांकि मीर कासिम के साथ अवध के नवाब और जो मुगल सम्राट थे वो भी शामिल थे, लेकिन मीर जाफर तो नहीं था, तो ये गलत हो गया। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था, निश्चित तौर पर ये सही है। चिलिया वाला युद्ध डलहौजी का और मराठे का बिल्कुल नहीं है और खुर्दा का ये भी गलत है। आगे हालांकि मैं दिखा भी देता हूं आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्या है। आप देखें कि बक्सर का युद्ध जो कि 22 या 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था, वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। वांडीवास का युद्ध मैंने बोला था, वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। और चिलिया वाला जो युद्ध हुआ था वो 13 जनवरी 1849 में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता जो थे वो लॉर्ड गफ थे और ये सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई और यह अनिर्णीत युद्ध था, यानी कि इसमें किसी का जीत हार नहीं हुआ। और इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और आखिरी आप देखेंगे खुर्दा का युद्ध 1795 में हैदराबाद के निजाम और मराठों के
विरुद्ध लड़ा गया। हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध मराठों के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें निजाम की हार हुई थी और मराठों की जीत हुई थी। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ऑप्शन है मराठा ने, मुगल ने, सिख ने या फिर राजपूत ने। देखो, राजपूतों ने उतना विरोध तो नहीं किया और ना ही मुगल विरोध कर पाए। जब अंग्रेजों का उदय हुआ तब मुगल थे ही नहीं उस फॉर्म में। आप देखेंगे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, जो कि कुछ खास तीर नहीं चला पाए। और सिखों ने विरोध तो किया काफी हद तक, लेकिन उस हद तक नहीं कर पाए जिस हद तक ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। मराठों के द्वारा बिल्कुल नेक टू नेक यहाँ पर विरोध किया गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। बाकी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देख लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपना साम्राज्य की आधारशिला रखी थी और उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को हारना पड़ा, यानी कि मुंह की खानी पड़ी। सालबाई की संधि द्वारा प्रथम जो मराठा युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध, वो बंद हुआ। वेलेजली ने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही जो बची खुची शक्ति थी उसको भी समाप्त की और ब्रिटिश सर्वोच्चता को की स्थापना की। ठीक है, तो ये आखिरी सवाल था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नोट्स वाली वीडियो भी जरूर आपने देख लिया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। उसके बाद ही ये देखिएगा तो आपको और समझने में और पढ़ने में मजा आएगा और समझ भी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और कमेंट भी कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।